अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। सऊदी अरब और तुर्की के जो ताल्लुक़ात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं और तुर्की के प्रोडक्ट्स का जो बैन है वो सऊदी अरब के अंदर जारी है। और अभी बहुत बड़ी ख़बर आई है जो कि तुर्की की इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका लगा सकती है सऊदी अरब की जानिब से। सऊदी अरब ने तुर्की के ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ और वहाँ से ख़रीदारी जो है सऊदी अरब की अंदर से जो ख़रीदारी होती है तुर्की की, और बहुत बड़े लेवल पे, मैसिव लेवल पे जो ख़रीदारियाँ होती हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं। ये तमाम तर जो डिटेल्स हैं और जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ये आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ सऊदी और टर्क जो रिलेशंस हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे कि इनमें कब उतार चढ़ाव आया और ये सूरत हाल है क्या, और ये बड़े अच्छे भी रहे हैं ताल्लुकात माजी में, लेकिन ये क्यों रहे अच्छे और इनमें ख़राबी कब से आई, इसका भी हम आज की इस वीडियो में जायज़ा लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी से हक़ाइक़ पर मबनी, मुसद्दिक़ा और सच्ची ख़बरें बेबाक तज्ज़ियों के साथ हम आप तक पहुँचाते रहें, क्योंकि ये आपका प्यार होता है और ये इसकी वजह से हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन होती है, मेरी टीम के लिए बड़ी मोटिवेशन होती है जब आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं और हम एक नए जज्बे के साथ फिर बेदार हो के आपके लिए मज़ीद हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो ये आपके मोहब्बत है, इसका इज़हार करते रहा करें। वो तीनों हज़रात, अगर टॉपिक पर आएँ और सऊदी अरब और तुर्की के रिलेशंस की बात करें तो बाकायदा तौर पर इन दोनों के दरमियान, यानी जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, जो कि हम इसे आले सऊद की रियासत को हम कंसिडर करेंगे, इनके दरमियान 1932 में ताल्लुकात का आगाज़ हुआ तुर्की में और सऊदी अरब के अंदर। लेकिन 1960 तक कोई इनके दरमियान खातिर खा पेशरफ नहीं हुई, यानी दोनों का एक दूसरे के अंदर कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। तो 1932 से 1960 तक तो ये सिचुएशन हुई। फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि टर्की में शुरू में एक सेकुलर हुकूमत थी, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की हुकूमत थी। वो सेकुलर थे, वो यूरोप की तरफ बड़ा इंक्लाइंड थे। और तुर्की के अंदर आपको उन पाबंदियों का भी पता होगा कि इस्लाम से बिल्कुल तुर्की को दूर कर दिया गया था, ऑफिशियल मज़हब हटा दिया गया था। तुर्की के अंदर अज़ानों पर पाबंदी थी, मुसलमान औरतों के हिजाब पर पाबंदी थी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में। तो उस दौर में तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात बड़े ही मिसाली थे और बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि तुर्की जो है वो 1951 में नेटो का रुकन भी बना और उसके साथ ही उसे बड़ा ही ज़्यादा सऊदी अरब जो है उसके साथ उसके कुछ हालात बीच में ख़राब हुए। लेकिन 1960 और 70 की दिहाई में इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए और तुर्की जो है उसने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स ज्वाइन की और सऊदी अरेबिया जो है और तुर्की जो है ये मिल के बने कि हम इस्लाम की वॉइस हैं। और इस पूरी सूरत हाल के अंदर मैं अगर आपको बताऊँ कि 60 और 70 की दिहाई के अंदर ये मामलात बड़े अच्छे थे, क्योंकि एक तो तुर्की के अंदर कोई इस तरह का मसला नहीं था, इस्लाम की वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते थे, और दूसरा यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर जो लीडरशिप थी वो बड़ी रीज़नेबल लीडरशिप थी 60 और 70 की दिहाई में। तो वो कोई इतने ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आए। 80 और 90 की दिहाई के अंदर इनके दरमियान अप्स एंड डाउन्स आए, और फिर जब तैयब एर्दोआन आए 2004 में, उसके बाद से हालात जो हैं शुरू में बेहतर थे, बाद में कशीदा होने शुरू हो गए। उसकी कुछ बड़ी अहम वजूहात हैं। एक तो सऊदी अरब जो है वो इस बात से थोड़ा सा खाइफ था कि तुर्की जो है वो इस्लाम की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहा है और इस्लामिक स्टेट के तौर पे उभर के आ रहा है। और 2023 का जो लोज़ान का मुआहदा है वो ख़त्म होते ही तुर्की एक बाकायदा इस्लामी रियासत बन जाएगा और 100 साल उसके बतौर सेकुलर रियासत पूरे हो जाएंगे। तो इसके अंदर अब मैं अगर आपको बताऊं कि तुर्की जो है उसके साथ इनके ताल्लुकात ख़राब होने तैयब एर्दोआन के दौर में शुरू हुए और उनकी सबसे बड़ी वजह भी यही थी। और दूसरा, तैयब एर्दोआन जो हैं अभी रीसेंट 5-6 साल के अंदर तैयब एर्दोआन उम्मत की वॉइस बन के उभरे हैं। यानी उन्होंने जब तुर्की के मामलात ठीक कर लिए, तुर्की को अपने पाँव पे खड़ा कर लिया, तुर्की के अंदर अपना सारा कुछ क्लियर कर लिया, तो उन्होंने उम्मत के मसाइल हल करना शुरू कर दिए। उम्मत के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर वो बोलना शुरू हो गए। और वो तमाम ममालिक जो सऊदी अरब से या अरब ममालिक से ये तवक्कुआत लगाते थे कि किसी भी सूरत ये हमारे लिए बात करेंगे, मुसलमानों के ऊपर होने वाले मज़ालिम पर बात करें, कश्मीर की बात करें, बर्मा की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, आर्मेनिया अज़रबैजान के इशू की बात करें, जहाँ कहीं मुसलमानों के साथ कुछ हो रहा है, तैयब एर्दोआन उन पर बोलना शुरू हुए। तो ये जो खला है, जो इधर लीडरशिप का खला था अरब दुनिया में, वो तैयब एर्दोआन आहिस्ता आहिस्ता फिल करते रहे और ये बात उन्हें बड़ी खटकी। इसके अलावा जमाल खशोगी का मामला जो था तुर्की के अंदर, उसके अंदर जो इन्होंने सऊदी अरब वालों ने एक सहाफ़ी मरवाया अमेरिका का, वाशिंगटन पोस्ट का, तो उसके बाद भी हालात कुछ बड़े ख़राब हुए। अब तो ये डायरेक्ट एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं और सऊदी अरब जो है उसके अंदर, यानी पूरी दुनिया के अंदर फ्रांस के प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की मुहिम चल रही है। सऊदी अरब के अंदर टर्की के
प्रोडक्ट्स की बायकॉट की मुहिम चल रही है और इसका टर्की की इकॉनमी को कुछ नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है टर्की जो है एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, यहाँ पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरब को, और इसे समझने की ज़रूरत है। अब सऊदी अरब ने एक नया डिसीजन जारी किया और उसमें ऑफिशियली सस्पेंड कर दी गई है वो तमाम तर परचेजिंग जो कि जानवरों की थी, एनिमल प्रोडक्ट्स की। इन एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर डेयरी के प्रोडक्ट्स भी थे, चिकन, लैम्ब और बीफ। और ये एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। मैं अगर ये बताऊं कि इसे अगर हम सिर्फ ये कहें कि जानवर ख़रीदना छोड़ दिया है या एनिमल प्रोडक्ट्स और गोश्त ख़रीदना छोड़ दिया है, तो ये बात नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसला हुआ है और नवंबर 15 से बीफ, मटन, वाइट मीट, पोल्ट्री, फिशरी, एक्वाकल्चर प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क अल्टरनेटिव्स, एग्स एंड हनी एज वेल एज ऑल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द लिस्ट, ये पूरी जो एक फील्ड है ये इंपोर्ट नहीं होंगे टर्की से सऊदी अरेबिया। और ये सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने अपना SFDA जो है उसने ये एक एलामिया जारी किया है और उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर की ये बात उन्होंने कही है। अलबत्ता ये ख़बर अब सामने आई है। अब इनके अंदर मैं अगर आपको बताऊं कि कमर्शियल काउंसलर जो है तुर्की के रियाद के अंदर, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी और इसे बहुत बड़ा एक ब्लो समझा जा रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी सुपरमार्केट चेन्स हैं उनके अंदर बायकॉट टर्की की एक मुहिम चल रही है। यानी सऊदी हुकूमत जो है वो इसकी इससे पहले अनऑफिशियली सरबराही कर रही थी कि टर्की के प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए, टर्की की इकॉनमी को हिट किया जाए, और अब सऊदी हुकूमत ऑफिशियली इसके अंदर दाखिल हो चुकी है। और इनके दरमियान गुज़श्ता 2018 के बाद से, जमाल खशोगी के मामले के बाद से हालात इंतहाई कशीदा हैं। अलबत्ता अंदर ही अंदर ये मामलात काफ़ी ख़राब भी हो रहे थे। अब तुर्की जो है वो सऊदी अरब को $3.1 बिलियन और तकरीबन ये टर्किश लीरा में 23 अरब टर्किश लीरा और 3 अरब US डॉलर्स, ये बनती है मुकम्मल तादाद जो कि टर्की वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है। और अब जो है इसके अंदर लगातार ड्रॉप आ रहा है। सऊदी अरब जो एक्सपोर्ट वहाँ से टर्की से चीज़ें अपने अंदर इंपोर्ट कर रहा है। अब ये एक बहुत बड़ा ऐलान इसे इसलिए भी समझा जा रहा है कि ऑफिशियली बायकॉट टर्की मुहिम है और ये टर्की को एक बहुत बड़ा ट्रेलर दिया गया है सऊदी अरब की तरफ से। ट्रेलर भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि इस अकेले का इतनी बड़ी इकॉनमी है कि इसका एक बम्प ज़रूर लगेगा तुर्की के ऊपर। और तुर्की जो है वो भी ज़ाहिर बात है, आपको तैयब एर्दोआन के मिजाज का भी पता है, आपको तैयब एर्दोआन के तरीक़ाकार का भी पता है, वो बड़ी दुनिया में वाज़े हो चुका है। तैयब एर्दोआन भी ही वोंट होल्ड बैक, और वो इस बात पे तो यकीन ही नहीं रखता है कि किसी की रिक्वेस्ट की जाए, मिन्नत की जाए, समाजत की जाए, वो अब जवाबी कार्रवाई भी करेंगे। और इसकी भी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो उन तमाम तर ममालिक की मैशतों को सऊदी अरब हिट करने की कोशिश कर रहा है जो किसी भी तरह से नया इस्लामी इत्तेहाद बनाना चाहते हैं। कतर के ऊपर इनकी पाबंदियाँ हैं, तुर्की के ऊपर इन्होंने अभी ये पाबंदी लगा दी, पाकिस्तान से अपने $2 अरब वापस मांग लिए। ये जो ममालिक सऊदी अरब को रिप्लेस करके एक नया इस्लामी इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं, सऊदी अरब पकड़ के चुन के जहाँ से उसका बस चल रहा है उनकी इकॉनमी को हिट कर रहा है। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी वॉर इकॉनमी की वॉर होती है। अगर किसी मुल्क के अपने मसाइल, उसके पास पैसे नहीं हैं, वो अपने लोगों को लोगों के मामलाते ज़िंदगी जो है उन्हें सही तरह मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो मुल्क बिल्कुल कोई भी आलमी पंगे तो वो ले ही नहीं सकता। वो तो अंदर ही अपने ही मामलात के अंदर वो परेशान रहता है। और अब तुर्की के अंदर बड़ा एक मसला बन गया है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया, जिसके ऊपर पाबंदी लगी है, ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, अपना माल जो है वो सऊदी अरब भेजते थे और अरब कंट्रीज़ में भेजते थे। क्योंकि हलाल मीट का आपको पता है कि कॉन्सेप्ट है, तो हम ये बाहर के मुल्कों से तो वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं करते थे। और इसकी वजह से अब बहुत बड़ा बम्प आएगा। और तुर्की के अंदर भी जो बिजनेसमैन हैं, जो इसके ऊपर इन्वेस्टर हैं, वो बड़े परेशान हैं। और तैयब एर्दोआन की हुकूमत से ये मुतालबा किया जा रहा है कि आप हमारे मसाइल हल करवाएं। लेकिन तैयब एर्दोआन, आपको पता है कि वो इस तरह का प्रेशर लेके किसी मुल्क के नीचे लगने वाला लीडर तैयब एर्दोआन है ही नहीं। तो सऊदी अरब जो है वो बिल्कुल जो मुकम्मल तौर पर एक मुआशी जंग जो है वो तुर्की के साथ उसका ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान को भी एक तरह से उन्होंने अपने $2 अरब वापस मांग के, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट फिर से की दिल पे पत्थर रख के, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ये वापस करें। कतर के ऊपर वो ऑलरेडी पाबंदियां लगा चुका है। तो सऊदी अरब चुन के अपने एक तरह से अगर हम कहें कि बदले उतार रहा है तो वो गलत नहीं होगा। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले वीलॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखें, और इस मुल्क पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। साथ ही साथ आपने दुआ ज़रूर करनी है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान, अल्लाह ताला उनके मसाइल को हल करे, और उम्मत मुस्लिमा को इससे बड़ी नेमत क्या होगी कि इत्तेहाद नसीब फरमाए, और सऊदी अरब हो, जो भी हो, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, सब यकजा हो के इस्लाम की बात करें। इस दुआ के साथ ही मखदूम शाह को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बाद।